सीबीआई ने संदेशखाली में लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए छिपा कर रखे गए गोला बारूद और हथियार और कैश को बरामद कर लिया। सीबीआई ने संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। सीबीआई ने ऐसे दिन छापेमारी की जब पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 3 सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान भी बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पर फिर से सीबीआई ने संदेशखाली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उसने विदेश निर्मित पिस्तौल हथियार बरामद किए, गोला बारूद बरामद किए। बताया गया कि ये तलाशी अभियान तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर किए गए हमले की घटना से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर 5 जनवरी को संदेशखाली में उस समय हमला किया गया था जब वह कथित राशन घोटाला के सिलसिले में शेख के परिवार पर छापा मारने गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को अपनी जांच के दौरान ये जानकारी मिली कि संदेशखाली में भारी मात्रा में हथियार छिपाए गए हैं और इसके बाद सीबीआई की टीम ने तलाशी अभियान प्रारंभ किया और उसे इस दौरान विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार बरामद हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 5 जनवरी की घटनाओं पर 3 प्राथमिकी दर्ज की थी। ये प्राथमिकियां भीड़ द्वारा ईडी अधिकारियों पर कथित हमला, निलंबित टीएमसी नेता शेख के सुरक्षा कर्मचारी, ईडी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में नजात पुलिस थाने की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामलों से संबंधित है। शेख को फरवरी में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लगभग 1000 लोगों की भीड़ के हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। इसके बाद एजेंसी के एक उप निदेशक ने बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध आरोपी सीबीआई की रडार पर हैं। वहीं बरामद हुए हथियारों का विदेश से स्मगलिंग होने का शक है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने हथियारों की बरामदगी के साथ ही नकदी भी जब्त की। जांच एजेंसी टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। बता दें कि मामले में सीबीआई 3 एफआईआर को टेक ओवर कर चुकी है। संदेशखाली मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही कहा कि पूरी दिल्ली की सरकार ठप पड़ गई है और सत्ता के लालच में केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं, उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी महज टिप्पणी नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की हकीकत है। केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 3000 फाइल्स पेंडिंग हैं। आम आदमी पार्टी फिर भी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के इस किस्म के दावों की हवा निकल गई। उसके बाद पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मांग कर डाली। केंद्र सरकार ने ये कानून तब बनाया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कुछ करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केजरीवाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आग्रह किया कि पूरा प्रशासन ठप हो गया है और मामले की सुनवाई की जरूरत है। वर्तमान में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की है। क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है, जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र के 19 मई के पिछले साल के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेजा था, जिसने इस शहर की व्यवस्था के कई हिस्सों पर दिल्ली सरकार का अधिकार बताया था। बाद में इस मुद्दे पर अध्यादेश से एक केंद्रीय कानून लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज दोनों का सत्ता का लालची बताते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले का ठीकरा एलजी पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। असल में हाईकोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के 2 लाख से अधिक छात्रों की पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध न करा पाने के मामले में सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को
कम न आंका जाए। आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंदी हुई है और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी और जो अभी हिरासत में है। इस दलील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपकी पसंद है। आपने कहा मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार कहा है, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। आप अगर चाहते हैं हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वकील फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने का कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे बहुत अधिक शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की किताबें और ड्रेस वितरण का काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के इस फटकार के बाद अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं, देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं, जेल में रहते भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ टिप्पणी की है और ये भी कहा कि स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, स्कूल्स की हालत जर्जर है और मुख्यमंत्री जेल में रहकर सत्ता भोगना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली तेजी से राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टलना राष्ट्रपति शासन की तरफ बड़ी वजह बन सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में कहीं कोई और काम नहीं हो पा रहा, इसके पीछे केजरीवाल का सत्ता मोह है, इसलिए वे गिरफ्तार होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे। मेयर का चुनाव टलने के बाद सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उपराज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया या तो सीएम सलाह देकर फाइल महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की फाइल भेजें। अब ऐसे में जेल से सरकार चलाने पर अड़ी आम आदमी पार्टी के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसके लिए या तो कोर्ट से कोई निर्णय हो या फिर सीएम जेल से बाहर आने के बाद इस पर निर्णय लें, तभी दिल्ली को नया महापौर मिल सकेगा। अगर सीएम जेल से बाहर नहीं आते हैं और कोर्ट से भी इस मुद्दे पर समाधान नहीं निकलता है तो संभवतः ये प्रक्रिया तब ही एलजी स्वयं पूरी कर सकते हैं जब दिल्ली में चुनी हुई सरकार न हो। ऐसा तब हो सकता है जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हो। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में महापौर चुनने का ये तीसरा वर्ष है और महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में इस पद पर सामान्य श्रेणी के महापौर के कार्यकाल को ज्यादा दिन तक विस्तार नहीं दिया जा सकता। एलजी के रुख से स्पष्ट है कि वो जब तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे जब तक कि सीएम इसमें सलाह न दे दें। लेकिन ये रुख सही है या गलत, इसका निर्णय कोर्ट कर सकता है क्योंकि मनोनीत सदस्यों के चयन में उपराज्यपाल ने सीएम की सलाह की जरूरत से इनकार किया था। अब एलजी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए सीएम की सलाह को जरूरी बता रहे हैं। एमसीडी में महापौर पद में तीसरे वर्ष के लिए चुनाव होना है और ऐसे में इस पद पर इस वर्ष अनुसूचित जाति के लिए ये वर्ष आरक्षित है, इसलिए अनुसूचित जाति के पार्षद को इस वर्ष महापौर बनाना होगा, नहीं तो वो एमसीडी एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा। एमसीडी एक्ट का उल्लंघन रोकने के लिए जरूरी है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो। ये तभी होगा जब सीएम जेल से बाहर आकर फाइल साइन करें या फिर कोर्ट में इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी करें। अगर कोर्ट से इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो एलजी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ठोस वजह मिल जाएगी। पहले से ही 3000 फाइल्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लंबित हैं। इससे लग रहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट बढ़ रहा है। इस संकट को टालने के लिए एलजी ठोस निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर सीएम जल्द ही जेल से बाहर नहीं आए या फिर इससे संबंधित फाइल उनकी सलाह के साथ नहीं गई तो दिल्ली में संवैधानिक संकट गहरा सकता है।
नौबत निगम को भंग करने तक की आ सकती है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक्ट हर वर्ष अप्रैल में होने वाली बैठक में महापौर व उप महापौर का चुनाव कराया जाता है। प्रदेश कांग्रेस एमसीडी प्रभारी जितेंद्र कुमार कोचर ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महापौर और उप महापौर चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी के बावजूद वोटिंग पर एलजी द्वारा रोक लगाए जाने को संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के अनुसूचित जाति समाज का अपमान है। संदेश खाली में शाहजहां शेख के करीबी और रिश्तेदारों के यहां सीबीआई की छापेमारी के बाद बरामद किए गए विदेशी और देसी हथियार गोला बारूद के जखीरे को देखकर हर कोई हैरान है। गोला बारूद इतने घातक कि उन्हें डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी को बुलाना पड़ा। एनएसजी की टीम ने रोबोट की मदद से डिफ्यूज किया, लेकिन ममता बनर्जी को ये सब पसंद नहीं आया और टीएमसी सीबीआई की इस छापेमारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने छापेमारी से पहले राज्य सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस ने ही केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके इशारे पर ही सीबीआई और एनएसजी ने ये छापेमारी की है। इसको लेकर टीएमसी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज की है, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बीच तृणमूल की छवि खराब करने के लिए रेड करवा रही है। शाहजहां शेख के ठिकानों से मिलने वाले हथियारों की बरामदगी को लेकर कहा गया कि बीजेपी सीबीआई और एनआईए के साथ मिलकर साजिश रच रही है। तृणमूल ने आरोप में कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर उसी दिन छापेमारी करवाई जिस दिन पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में वोट पड़ रहे थे। वोटिंग के दिन ही सीबीआई की रेड इस बात के संकेत हैं कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मारी गई छापा है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान एनएसजी के बम दस्तों सहित अन्य सुरक्षा बलों को भी बुला लिया, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि सीबीआई की रेड में एक घर से गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया। टीएमसी ने सीबीआई की छापेमारी पर आरोप लगाया। राज्य सरकार या फिर प्रदेश की पुलिस इकाई को बिना सूचित किए ही एनएसजी ने बम निरोधक दस्ते की टीम लाकर राज्य पुलिस के पास पहले से ही बम निरोधक टीम उपलब्ध होती है और इसके साथ ही छापेमारी की सूचना पुलिस या राज्य सरकार को नहीं मिली, जबकि रेड के दौरान मौके पर मीडियाकर्मी मौजूद थे। सीबीआई की टीम ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें एक विदेशी पिस्टल, भारतीय रिवॉल्वर, पुलिस रिवॉल्वर, देसी पिस्टल, 120 mm की 9 गोलियां, 45 कैलिबर और 50 कारतूस, 380 के 50 कारतूस, 32 बोर के 8 कारतूस, शाहजहां शेख से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए थे और ये सभी छापेमारी शाहजहां शेख के करीबी लोगों के ठिकानों पर मारे गए थे। शेख के करीबियों पर आरोप है कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सौरभ भारद्वाज को पता था कि प्रोजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की फाइल सीएम केजरीवाल के ऑफिस में धूल फांक रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इसलिए वो फाइल को एलजी के पास भेजने में सक्षम नहीं है। इसलिए न फाइल आगे जाएगी और न ही दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसी वजह से सौरभ भारद्वाज ने इस सच को छिपाकर बीजेपी के और एलजी के ऊपर बेकार किस्म के आरोप लगाए। हकीकत तो यह है कि सीएम की कुर्सी पर बैठे केजरीवाल की वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट है और पूरी सरकार ठप पड़ी हुई है। बीच बीच में कभी आतिशी मार लेना तो कभी सौरभ भारद्वाज जो एक कागज दिखाकर कहते हैं केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, वो सारी बातें सिर्फ कहने ही की हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली के मेयर का चुनाव सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से टल गया। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति और मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक नोट भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री को भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि मुख्यमंत्री इस समय न्यायिक हिरासत में है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय इस फाइल को उनके सामने रख पाने में और उनका निर्देश पाने में असमर्थ है। एलजी ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब न मिलने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी शक्ति का उपयोग करने को मैं सही नहीं समझता हूं। एलजी ने इस नोट में यह भी कहा कि मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर अगले मेयर चुनाव तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर एलजी अपनी तरफ से प्रोजाइडिंग अफसर की नियुक्ति करते तो फिर आम आदमी पार्टी उस बात को लेकर विवाद खड़ा करती है, इसलिए एलजी ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। दिल्ली में गुरुवार को महापौर और उप महापौर चुनाव टलते ही सियासी टकराव बढ़ गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हार के डर से चुनाव स्थगित कराया। एलजी ने जो कारण बताया वह हास्यास्पद है। भाजपा ने दावा किया कि बिना नियम माने चुनाव करवाया जा रहा था। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बावजूद
भाजपा के कहने पर एलजी ने दिल्ली महापौर चुनाव रद्द कर दिया है। दिल्ली को दलित समाज का महापौर मिलने वाला था, लेकिन भाजपा ने उनका यह अधिकार छीन लिया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव टालने पर कहा कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा किया जा रहा है। जब नियम है कि महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ही आगे बढ़ती है, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया? सीएम जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं, यही कारण है कि फाइल को नियमों के तहत नहीं भेजा गया। सचदेवा ने कहा कि जब पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। हमने भी महापौर पद के लिए उस वर्ग के प्रत्याशी को खड़ा किया जिसकी दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। इससे जाहिर है कि मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जब चुनाव करने के लिए निर्धारित नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, मुख्यमंत्री जेल में है, ऐसे में प्रक्रिया का पालन होना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत की चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी अहम है, लेकिन पिछले कई सालों से विपक्षी दलों के निशाने पर ये ईवीएम ही है। इसको लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कभी हेराफेरी के आरोप लगे तो कभी ये कहा जाने लगा कि बटन कोई भी दबाओ, वोट एक ही पार्टी को मिलता। हर चुनावी हार के बाद विपक्षी दलों की तरफ से इसी किस्म के बयान सुनने को मिलते हैं। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने दूसरे कई वकीलों ने ईवीएम से डाले गए मतों का 100% मिलान वीवीपैट ऑडिट ट्रेल से कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 2 जजेस की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने पर प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीठ ने सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता और न हम सिर्फ संदेह के आधार पर फैसला दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी प्रणाली पर संदेह करना संशय पैदा कर सकता है। इसकी सार्थक आलोचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायपालिका और विधायिका समेत लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्च उसी से वसूला जाए, लेकिन यदि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए। कोर्ट ने इसे वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। इसे चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर किया जा सकेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ऐसा कर सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और ये भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी अहम सवाल किए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान को लेकर दायर की गई याचिका, कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वर्तमान में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में सिर्फ 5 मतदान केंद्रों पर ईवीएम वोटों का वीवीपैट से मिलान किया जाता है और इसके चलते इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम को वेरिफिकेशन करने के बाद सभी की गिनती की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने हमारे संदेह को दूर किया है, हम विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।